हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, ये पार्ट 2 है आपका पॉलिटी के। इसमें हम सारे क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में कौन सी डेट से आपका कंडक्ट हुआ था, 3 मार्च 2020 से लेके ये आपका पूरा जो चला था पेपर 9 मार्च तक, ठीक है। तो ये इसमें आपकी टोटल 18 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी और इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर्स कंडक्ट हुए थे उनमें से हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 आपने आई होप कि देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देखना, फिर पार्ट 2 देखना, क्योंकि क्या है, चीज़ें कुछ मैंने लिंक करी हुई हैं। तो जब आप पार्ट 1 को देख लोगे उसके बाद ही पार्ट 2 देखना। जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं, मैंने वो आपको पार्ट 1 में ही एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप जाके उन आर्टिकल्स को समझ लेना, ध्यान से देख लेना कि क्या क्या वो आर्टिकल्स के बारे में मैंने बताया है। इसके बाद में आप पार्ट 2 पे आना, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट से। आई होप कि आपने पार्ट 1 जिन्होंने देख लिया है तो वो अपना आराम से शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 ज़रूर देख लो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर, अब देखो पार्ट 2 में अपना शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखो क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है आपका 2020 फरवरी में, ठीक है, 2020 जनवरी या फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो आपका इंटरनेट है ना उसको भी एक आपका राइट बनाया जाएगा। राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा। ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है, तो आता है आपका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 19 में, ठीक है। आर्टिकल 19 में नंबर 7 पर आता है ये। उसके जो पहले के पूरे नंबर 6 हैं वो मैंने कल आपको सारे के सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, कौन से नंबर पे कौन सा आर्टिकल आता है। तो आप ये याद रखना कि 19(1) में कौन सा है, या फिर 19(a) में कौन सा है, बी में कौन सा है, ये सारी चीज़ें याद रखना। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, आप उन्हें लिख लेना, पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। और ठीक है, अब हम फटाफट से देखते हैं इसके बाकी के जो भी आर्टिकल्स बचे हुए हैं। आर्टिकल नंबर 17, तो समझना बच्चों, आर्टिकल नंबर 17 में क्या होता है, ये हमें एबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटी के बारे में बताता है। याद है कि नहीं है, ये मैंने कल ही बताया आपको, ठीक है। पार्ट 1 में ही बताया हुआ है कि 17 में क्या होता है, अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो ये हो गया अनटचेबिलिटी। अब आर्टिकल नंबर 14, ये मैंने 17 आपको पूरा समझा दिया था कि अनटचेबिलिटी का जो वर्ड है ना वो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, कि मतलब इसे डिफाइन नहीं किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि अनटचेबिलिटी ये बेसिकली होती क्या है। तो अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ छुआछूत से नहीं है, इसका आप डिस्क्रिमिनेशन से भी इसका मतलब ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का, और डिस्क्रिमिनेशन के अबॉलिशन के लिए अपना अलग से आर्टिकल बनाया गया है, बताएंगे अब वो कौन से नंबर का आर्टिकल है, ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपना जो आर्टिकल नंबर 14 है इसमें समझते हैं क्या होता है। आर्टिकल नंबर 14 होता है अपना राइट टू इक्वालिटी। क्या होता है अपना ये आर्टिकल नंबर 14, राइट टू इक्वालिटी, राइट। सब लोग ध्यान से समझेंगे। अब ये राइट टू इक्वालिटी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपसे हो सकता है कि अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस देखेंगे इसमें। राइट टू इक्वालिटी देख के आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई राइट टू इक्वालिटी का मतलब हुआ सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी होगी, सारे जितने भी लोग हैं आपके देश के सिटीजन से सारे इक्वल होंगे, नॉन सिटीजन से वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ में इक्वालिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें होती हैं बिफोर द लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये पूरा नोट कर लेना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। इसे आप नोटबुक में नोट कर लो। ये आपका ऑफिशियल जो लाइन है उसकी ये है कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। क्लियर है। अब ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, नोट कर लेना आप, आगे की बात देखते हैं। अब देखो इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, कि जैसे हमारे, अब अगर मैं बात करूँ एक नंबर प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं इंडिया का, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, अपना प्रेसिडेंट होते हैं। और हम गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए एक्सेप्शंस यहाँ पे लेके आते हैं। तो देखो वो एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इनके लिए राइट टू इक्वलिटी में क्या एक्सेप्शंस हैं, ध्यान से सुनना बच्चों बातों को, कि प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी कोर्ट को आंसर नहीं देने के, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर ऐसी कोई भी आप बंदिश नहीं लगा सकते कि उन्हें किसी कोर्ट ने समन भेजा और उन्हें आंसर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, वो इसका आंसर नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। जबकि आपकी राइट टू इक्वलिटी में है कि हर पर्सन इक्वल है लॉ के लिए, तो कोर्ट ने अगर किसी भी पर्सन से आंसर पूछा है तो उसे आंसर देना ही पड़ेगा, चाहे जितना वीआईपी हो। लेकिन ये केस आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर पर नहीं लागू होता है, और कब, जब ये अपने ऑफिस में हो, जब इनका टर्म चल रहा हो, उस टाइम पे नहीं लगता है। बाद में आपका लग सकता है कि बाद में लेट्स से इन्होंने कुछ कर दिया तो उसके बाद में, ऑफिस के बाद में, इनके ऊपर कोर्ट के जो भी राइट इक्वलिटी के लॉज हैं वो सारे लग सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ इन
जब ऑफिस में हैं, जब इनका करंट टाइम पीरियड चल रहा है, तो उन पे ये चीज़ें नहीं लगती। जैसे कि कोर्ट का कोई भी समन हो तो कोर्ट का समन के ऊपर ये आंसरेबल नहीं देते हैं। जैसे सपोज करो उन्होंने अपनी पावर या इन्फ्लुएंस का कुछ गलत भी यूज़ कर लिया, तो उसके बाद भी ये कोर्ट को आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट ना ही गवर्नर। क्लियर है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है जब ये एट द टाइम अपने ऑफिस में है, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरी बात कि इनकी आप ना तो अरेस्ट कर सकते हो ना ही इन्हें इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो, क्योंकि क्या है, ये आपके देश को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन आपके प्रेसिडेंट से कुछ बोल भी देता है, इसका मतलब उसने पूरे देश के बारे में कुछ बोला है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस इनके खिलाफ नहीं होती है कि ये किसी तरीके से भी किसी भी कानूनी कार्यवाही इनके खिलाफ कोई की जा सके, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कुल मिला के बात समझाने का मतलब ये है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आपके आर्टिकल 14 में आती है, वो उसमें एक्सेप्शंस कौन कौन है, तो आपके प्रेसिडेंट एक्सेप्शन है और गवर्नर एक्सेप्शन है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, और एक आध जगह क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं अपने पास आर्टिकल 21, जो मैं ऑप्शन नंबर 3 में समझेंगे ध्यान से। तो देखो, अब आर्टिकल 21 में अपने पास होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। क्या होता है, लिख लेंगे इसे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल पर्सनल क्या होता है आगे, लिबर्टी, ठीक है, फ्रीडम यानी कि लिबर्टी। अब देखो, मैं जब भी कुछ पूछता हूँ ना, जहाँ भी आप बैठे हुए हो अपना आंसर देना, ये मत सोचना कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, यही समझ के चलना कि मैं आपके सामने ही बैठ के पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें। अब पहले तो ये हो गई आपकी ऑफिशियल लाइन, ये नोट कर लो। अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है। अब इसमें क्या होता है ना, ये राइट आपके नॉन जो सिटीजन हैं इंडिया के, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। दूसरा, जो नॉन सिटीजन है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, फंडामेंटल राइट है ये बेसिकली। तो इस राइट की जो आपका ये राइट टू, ये आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट है, उसका जो स्कोप है ना, बेसिकली ये बोलते हैं इसे, हम आपसे पूछ लिया जाए क्या बोलते हैं इसे, तो राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ भी बोला जाता है इसे। और दूसरी बातें मैं आपको बताता हूँ, इसी आर्टिकल के अंदर 21 के अंदर इसका स्कोप बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर लिए हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला राइट किस में इंक्लूडेड होता है, तो आप बता सकते हो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में वो इंक्लूडेड होता है। अब ये अच्छे से सुन लेंगे क्या क्या होता है। राइट टू प्राइवेसी हो गया। अच्छा, यहाँ मैं जो वर्ड्स लिख रहा हूँ उनके साथ में आप राइट टू भी नोट कर लेना। क्या होता है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। फिर होता है आपका राइट टू शेल्टर, मतलब आपका घर में रहने के लिए जो भी आप कहीं पे अपना घर बना सकते हो, घर में आप रह सकते हो, उसमें आपकी लिबर्टी है, लेकिन लॉ के अंदर, ठीक है ना। प्राइवेसी हो गई, आपकी शेल्टर हो गई। इसके बाद में आपकी लिवलीहुड हो गई कि आप अपनी लिवलीहुड के लिए कोई काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपको लिवलीहुड, आप लेट से आपको कुछ अपना काम करना है अपने जीवन यापन करने के लिए, कोई आपको आके रोके, ठीक है, अगर आप लॉ के अंदर कर रहे हो, है ना। फिर आता है आपका राइट टू हेल्थ, ठीक है, और फिर आता है आपका राइट टू फ्री एजुकेशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अपना जो आर्टिकल एक अलग से जोड़ा गया है ना, राइट टू एजुकेशन, ये आपका 21A में आता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। आर्टिकल 21A आपका अलग से बनाया गया है, जिसमें आपका आता है राइट टू एजुकेशन। क्या होता है बच्चों, राइट टू एडुकेशन, ठीक है। तो ये आपका किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21A के अंदर आता है, अलग से इसे बनाया गया है। इसके अंदर क्या डिक्लेयर किया गया है कि जो भी चिल्ड्रन है 6 से 14 एज, ये याद रखना, 6 से 14 वाली एज के जो बच्चे हैं, इनके पास राइट है कि ये एजुकेशन ले सकें। और ये राइट आपका क्या, एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है ना, सब 6 से 14 का बच्चा किस में पढ़ेगा, 10th क्लास तक पढ़ सकता है, जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है ना। तो ये उसकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, उसके लिए उसके पास राइट होता है पढ़ने के लिए, कि वो अपनी एजुकेशन को पढ़ सकता है, अच्छे से कर सकता है। ये आपकी स्टेट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनमें इसका ध्यान रखा जाता है, सारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं। क्लियर है। तो ये मैंने आपको आर्टिकल 21 एक्सप्लेन कर दिया, और आर्टिकल 21 के अंदर ये सारी चीज़ें और आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें, लेकिन अभी हम यहीं तक रखते हैं। बेसिकली आपके ये 26-27 पॉइंट्स होते हैं इसमें, और तो वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें एक राइट टू इन्फॉर्मेशन भी होता है, ये भी नोट कर लेना। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी 21 के अंदर ही आता है, ठीक है। रेपुटेशन हो गया, वो बोलते हैं ना रेपुटेशन अपना, उन्होंने क्या किया है, मानहानि का केस लगा दिया, तो जो रेपुटेशन का केस होता है ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग, ये भी आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, क्योंकि। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो सारे आर्टिकल क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो गए, 17, 14, 21, 19 सारे हो गए। आप पार्ट 1 देख लेना, अगर नहीं देखा उसमें मैंने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 17 पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट पे आते हैं।
अब देखो अपने पास क्या है नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन में, अंडर विच आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बड़ा अच्छी है ये आप एक निकल के आता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ये जो अमेंड करती है ना पार्लियामेंट, ये कौन से आर्टिकल के अंदर करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 368 में क्या होता है। तो आर्टिकल 368 में होता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं तो किसके हिसाब से होते हैं, आर्टिकल 368, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब इसमें इन आर्टिकल्स में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है बस कि आर्टिकल नंबर 74, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 74 देख लो, इसमें क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है एक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक होती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है टू एड प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके हेड कौन होते हैं, आप ये बताएंगे मुझे फटाफट से। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, यानी प्रेसिडेंट को सहायता देती है, मतलब प्रेसिडेंट को जो भी डिसीजन होंगे उन्हें लेने में, अपने जो भी उनके एड करेगी, जो डिसीजन अगर उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है डिसीजन लेने में, या फिर वो जिससे भी अपनी सलाहें लेंगे वो किससे लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो भाई, आपके लिए बस ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पर, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, सारी रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। ये नहीं कि आप उठा के फिर सीधे सारे आर्टिकल्स पढ़ डालो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्टार्टिंग के मैंने आपको देखो पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं, उन्हें ज़रूर लिख लेना, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, और आपके प्रेसिडेंट हो गए, कोर्ट हो गया, और आपका जो भी आपके शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 143 हो गया ये आपका आर्टिकल, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर कभी टाइम मिलता है आप बताना, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की क्लास करवा दूंगा, ठीक है, जिसमें हम सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर करते जाएंगे और उनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन पता कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो अपने पास क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफेक्शन ऑफ अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल, ठीक है। अब ये क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है आपका अनदर पार्टी में। बेसिकली क्या होता है, लेट से आपका एक इलेक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, आप कैंडिडेट हो, आप किसी पार्टी से कैंडिडेट हो, से लेट से आपकी दो पार्टी हैं, एक एक्स है एक वाई है। आप एक्स पार्टी के टिकट से आपने इलेक्शन को लड़ा और आप जीत गए, ठीक है। इसके बाद में आप क्या किया, आपने इलेक्शन होने के बाद में आपने इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब आप जीते हुए एमपी हो तो आप यहाँ पे आ गए, मतलब कि इस ये वाली जो गवर्नमेंट है अब ये जीत जाएगी, है ना, ये वाली जो पार्टी अब ये जीत जाएगी, इसी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो इसी को सुधारने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया गया था, 52nd अमेंडमेंट। याद रखना 52nd अमेंडमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन क्या बोलते हैं हम इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो लॉ बनाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्शन के बाद आप जीत गए और आपने जाके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन हाँ, अगर लेट से आपकी इस पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन आप अपना इलेक्शन जो थे वो हार गए और आप जाके बाद में उस पार्टी में मिल गए, तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई एंटी डिफ नहीं होता है। जैसे आपने अभी एमपी में ज्योतिर्रादित्य सिंधिया देखा होगा, किनका, ज्योतिर्रादित्य सिंधिया का केस देखा होगा। वो क्या किए हैं, बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन वो उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था ना उसमें वो हार गए थे, ठीक है, अपने एरिया से। खैर ये सारी बात है। अब देखो 52nd क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट है 61st अमेंडमेंट, ठीक है। 61st अमेंडमेंट में क्या हुआ है आपके, कि अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल, ये जो आपकी वोटिंग की एज थी ना, वोटिंग की एज पहले क्या हुआ करती थी आपको पता है क्या, वोटिंग की एज हुआ करती थी पहले 21 ईयर्स, 21 ईयर्स की हुआ करती थी। और इसी अमेंडमेंट के तहत 61st अमेंडमेंट के तहत क्या किया, आपकी एज 21 ईयर्स से घटा के 18 ईयर्स कर दी गई है, जो हमारी आज की एज है वोटिंग की, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आया था, 61st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आया था, ठीक है। अब 86 वाला भी देख लो का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना, आर्टिकल 21A के बारे में आपको बताया था मैंने, अभी कि नहीं बताया। इस आर्टिकल 21A में क्या था कि अपना राइट टू एजुकेशन होता है। तो ये जो राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल है ना, ये इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था, ठीक है। जिसके अंदर कोई बच्चे हैं आपके 6 to 14 ईयर्स के, उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ये उनका राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। कौन सी, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब 6 to 14 ईयर्स का बच्चा 10th क्लास तक ही जा सकता है ना, तो इसके बाद की जो भी हायर आपकी होंगी उसमें यह राइट टू एजुकेशन नहीं लगता है, ये लगता है आपका 6 to 14 ईयर्स के बच्चे पे, ठीक है। ये ज़रूर याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा गया है कि जो एज होती है बच्चे की वो कितने ईयर्स की एज होने का जो उसका गैप है वो है, तो 6 to 14 ईयर्स का बच्चा होना चाहिए, ठीक। खैर, अब मैंने ये तीनों कर ही दिए हैं तो एक बार 92nd में बता देता हूँ। देखो 92nd वाला जो अमेंडमेंट होता है ना, वो क्यों किया, वो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसने 8th शेड्यूल्ड का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। ये देखो 8th जो आपका शेड्यूल था ना,
8th शेड्यूल, इसमें अमेंडमेंट होके क्या किया, 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई। क्या किया, 4th ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई। अब कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई, तो देखो उन लैंग्वेजेस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो है आपकी, याद कर लेना इन लैंग्वेजेस के नाम, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी, और इसका ईयर भी नोट कर लो। ये आपका आया था 2003 यानी कि 2003 में। ठीक है, क्लियर है। तो पहली लैंग्वेज कौन सी है, बोडो, बोडो लैंग्वेज हो गई। दूसरी हो गई डोगरी, बोडो, डोगरी और आपकी मैथिली। ठीक है, मैथिली और संथाली, इन 4 लैंग्वेजेस को क्या किया गया था, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया गया था और उन्हें 8th शेड्यूल में आपका ऐड किया गया था। अच्छा, 8th शेड्यूल में क्यों ऐड किया गया, ये तो बताओ ज़रा। 8th शेड्यूल क्योंकि क्या होता है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का शेड्यूल है, इसमें जो भी आपके देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संथाली। ठीक है, संथाली। अब देखो, अब एक और बात कि ये जो आपका शेड्यूल में चेंज किया गया, 92nd अमेंडमेंट किया गया 2003 में, इसके पहले कितनी लैंग्वेजेस थी और इसके बाद कितनी लैंग्वेजेस हो गई। हाँ भाई, तो इसके पहले थी भैया 16 लैंग्वेजेस। ठीक है, 16 नहीं, सॉरी 18 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, इसके पहले, और इसके बाद जब आपकी 4 न्यू लैंग्वेजेस और जोड़ दी गई तो फिर इसके बाद हो गई आपकी 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, ये भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कई बार कि जो 8th शेड्यूल में आपका अमेंडमेंट किया गया 2003 में, 92nd अमेंडमेंट, उसके अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेजेस जोड़ी गई, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली। और इसके बाद कितनी लैंग्वेजेस हो गई टोटल, तो 22, और इससे पहले कितनी थी, तो 18 आपकी ऑफिशियल। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हमारे पास क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो अब हमारे पास में है, विच ऑफ द आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एंसिलरी पावर्स का आपको मतलब पता है क्या, क्या होता है एंसिलरी पावर्स। देखो, एंसिलरी का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग नेसेसरी, प्रोवाइडिंग नेसेसरी हेल्प, हेल्प या फिर सपोर्ट बोल दो। ठीक है, सपोर्ट टू प्राइमरी एक्टिविटीज़, टू प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये एड करता है ना, सपोर्ट देता है सुप्रीम कोर्ट, वो होती है यहाँ पे पार्लियामेंट। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के तहत जो एंसिलरी पावर्स है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की बताई गई हैं, रिलेटेड है एंसिलरी पावर से। इससे आपका ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही क्वेश्चन बनता है एक कि एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस कौन से आर्टिकल में, तो याद कर लेना आर्टिकल 140 में है। ठीक है, और बाकी एंसिलरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो कि ताकि वो जो उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना वो कंटिन्यू कर पाए वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बाकी का देख लेते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 143 में क्या है, आर्टिकल नंबर 143 में बताया गया है बच्चों, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर। अब देखो ये सारे आर्टिकल से आपके क्या हैं तो बेसिकली कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका 150 छोड़ गया। ठीक, खैर ये है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो 143 के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पावर है प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की, उसके बारे में बताया गया है। क्लियर है, टू सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो। ठीक है, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्लियर है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्या है ये, 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की पावर है जिसके अंदर वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है जब उसे कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के मैटर में, अगर उसे लॉ के हिसाब से कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट से तो सबसे पहले कंसल्ट करेगा, सबसे बड़ी चीज़ है जो। तो आर्टिकल 143 के तहत जो हमारे महामहिम प्रेसिडेंट होते हैं वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब देखो आपको यहाँ पर 138 भी समझा देता हूँ। 138 के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट के इनलार्जमेंट की बात करी गई है। सुप्रीम कोर्ट्स इनलार्जमेंट ऑफ जूरिसडिक्शन, इनलार्जमेंट ऑफ जूरिसडिक्शन, जूरिसडिक्शन टू यूनियन, टू एनी मैटर, है ना, टू एनी मैटर, चाहे वो आपका यूनियन हो या पार्लियामेंट्री हो, यूनियन हो वेदर पार्लियामेंट का हो।
ठीक है। तो बात समझ में आई क्या होता है आर्टिकल 138 में? आर्टिकल 138 में होता है सुप्रीम कोर्ट का जो भी ज्यूरिसडिक्शन है उसका इनलार्जमेंट होता है, आपका कोई भी मैटर हो यूनियन या पार्लियामेंट का उसमें भी अपना ज्यूरिसडिक्शन रखता है, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्टिकल 138 के अकॉर्डिंग। अब है आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 और देख लो, ये आपका पूछा जा सकता है कभी, तो देख लो इसके अंदर क्या बताया गया है, CGA के बारे में बताया गया है। ये कैग नहीं है, ये CGA है, ठीक है, याद रखना। क्या ये कंट्रोलर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है ये, ठीक है, CGA जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, काफ़ी याद नहीं करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका। तो CGA क्या होता है, आर्टिकल 150 के अंदर होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अब हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कौन से आर्टिकल का जो सेट है उसके अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें बताया गया है। तो एक एक करके सारे समझते हैं। देखो आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंदर क्या आता है, फटाफट से बोलो भाई। इसके अंदर आपके आते हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स के जो है आर्टिकल हैं ये। देखो इसके अंदर आता है आपका राइट टू इक्वालिटी। क्या आता है, लिख लो, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो जो आपका समानता का अधिकार है, मैंने अभी बताया भी था, जो पूरे राइट टू इक्वालिटी के ऊपर जितने भी आपके राइट्स हैं वो सारे 14 से लेके 18 के अंदर आ जाते हैं। जैसे 17 में आपका लॉ के सामने आपका राइट टू इक्वालिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24 के बीच में क्या आता है, 23 और 24 में बेसिकली ये आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। लिख लेना इसे, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट तो सारे याद करने हैं, याद तो छोड़ो, उसके आपको अंदर तक की बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में होता है आपका, कौन से होते हैं 19 से 22 के बीच में, फटाफट से बोलेंगे, राइट टू फ्रीडम। क्या मैंने आपको समझाया था, इसके बीच में जितने भी आप राइट देखोगे सब में राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी की बात की गई है इसमें, ठीक है, कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, इन सब में क्या है आपके पास क्या क्या लिबर्टीज़ हैं, कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, है ना। और लेकिन याद रखना 21A में आपका राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात याद रख लेना। अब क्या है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में क्या पूछा है हमसे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूछा है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसके अंदर आता है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आपके सारे रिलीजन के फ्रीडम को लेके सारी बातें बताई गई हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ, ठीक है। मैं जब भी बोलता हूँ बोलो हाँ, तो जहाँ भी बैठे हो वहाँ से आपको रिप्लाई देना है हाँ या ना में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात पर आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है अपने पास में नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड, ठीक है। तो याद रख लेना कि सबसे पहली बात कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, कौन से ईयर में, तो याद रखो हमेशा 91 में हुआ, और ये 1951 में हुआ। और 1951 का जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, जो आपका 9th शेड्यूल था वो ऐड किया गया सबसे पहले, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि फ़र्स्ट जो आपका अमेंडमेंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज किया गया, तो आपके अंदर 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। इसके पहले आपके टोटल 8 शेड्यूल हुआ करते थे, ठीक है। कितने शेड्यूल हुआ करते थे पहले, फटाफट से बोलेंगे, 8 शेड्यूल हुआ करते थे। और आज के टाइम पे कितने शेड्यूल हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नीचे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि आज के टाइम पर कितने शेड्यूल हैं इंडिया में, क्लियर है बात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस इसके बारे में आप इतनी बातें याद रख लो, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इतने से ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपने पास है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑफर्स अ प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस कवर ऑफ, ठीक है भाई। इसके अंदर कितना होता है, 2 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस होता है, सीधी सी बात है। ये आपका स्कीम्स का क्वेश्चन है बेसिकली, बोलो स्टैटिक का क्वेश्चन है ये अपना। यहाँ पे भी हमने देख लिया कितने का कवर दिया जाता है, 2 लाख रुपीज़ का जो है कवर दिया जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ये देखो अपने पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल जो आपका कैग का होता है ना, वो आपके कैग के बारे में बताया गया आर्टिकल 148 में, अच्छा। और 150 में क्या बताया गया है मैं आपको अभी बता चुका हूँ, पीछे फटाफट से बोलेंगे कमेंट में बताएंगे 150 आर्टिकल किसके लिए है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जो आपको कमेंट में पोस्ट करना है। ये होती है कैग, तो भैया ये भी इन्हीं 3 वर्ड का बना होता है, इनका फुल फॉर्म जरूर बता देना मुझे, ठीक है। अब आओ, अब देखो भैया 352 में क्या होता है, ये देख लो 350 आर्टिकल के अंदर आपकी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 352, याद रखेंगे सब लोग। तो इमरजेंसी के बारे में किसके बारे में, कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आपके आर्टिकल नंबर 352 में, याद तो रहेगी ये बात। अब अगर मैं आर्टिकल 280 की बात करूँ, ये भी 282
के पार्ट 2 में आपके फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में क्या होगा, एक फाइनेंस कमीशन की बॉडी जो है काम करेगी, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये सारी बातें हैं, नोट करते जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं आपको मैं वही जो ऑप्शंस हैं वो सारे आपको डिस्कस करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, अब आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये पॉलिटी के कितने पार्ट हो गए, जो भी सीजीएल में कितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने कितने 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। 2 पार्ट्स तो अपने ये हो गए, बाकी का 3rd पार्ट मैं और लेके आऊँगा आपके लिए कल। तो उसे जाके ज़रूर देख लेना और सारी चीज़ें बताना कि कैसा लगा है, कैसा क्या आपको लगा, कैसे समझ में आई चीज़ें, क्या समझ में आई, क्या समझ में नहीं आया। और जो भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चले कि भैया क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल आप लोग, ठीक है। खैर, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब तो अपार्ट फ्रॉम दीज, अपने आप को कोविड-19 से क्या करेंगे आप लोग, सेफ़ रखेंगे और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें और अपने आसपास का ध्यान रखें और खुश रहें, हैप्पी रहें, स्टडीज़ करते रहें। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।